नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गेहूं की खेती, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता होगा कि आपकी जो सस्य विज्ञान कक्षा 11 की है वो पार्ट नंबर चौथा जो है, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, गेहूँ है, ठीक है, मक्का है, ये महत्वपूर्ण फसलें हैं। इनके जो वीडियो आएंगे वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं एक ही फसल के, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होने देंगे। बाकी जो फसलें होंगी वो एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनते हैं वो धान, गेहूं, गन्ना, मक्का से ही बनते हैं। वो चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो या आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये के करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गेहूँ के बारे में आज। तो अगर हम गेहूँ की खेती की बात करें तो मैंने गेहूँ के को नहीं लगाया है, क्योंकि आप सभी लोगों ने गेहूँ की खेती देखी हुई, गेहूँ का पौधा तो आराम से देखा ही होगा। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो उनकी कोई बात ही नहीं, वो लोग मतलब क्या ही बोले, ठीक समझ गए होगे आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वानस्पतिक नाम की। अगर हम इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसका नाम क्या है, ट्रेटिकम एस्टिवम, ठीक है। आपको एक बात बता दें कि यहाँ पे जो इसका गुणसूत्र होता है वो 2n बराबर 42 होता है। सिंपल सी बात होती है। अगर सिंपल सा आपसे पूछा जाए कि गेहूं का गुणसूत्र कितना होता है तो 2n बराबर 42 होता है। अब जो ट्रेटिकम एस्टिवम होता है, विश्व में लगभग 80% क्षेत्रफल पे इसी की खेती की जाती है, एरिया पे, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रेटिकम एस्टिवम की तो पूरे विश्व में, ठीक है, वर्ल्ड में 80% जो गेहूं की खेती ही की जाती है एरिया के ऊपर। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि 20% एरिया में कौन किसकी की जाती है। विश्व में तो मान लेते हैं 80% एरिया है, कवर कर लेता है कौन, ट्रेटिकम एस्टिवम। बचा का 20% कौन कवर कर रहा है, तो 20% आप लोगों ने सुना होगा ट्रेटिकम। सुना नहीं होगा तो आपने खाया तो होगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने खाया ना हो। क्या, नूडल्स वगैरह जैसे माइक्रोनी, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया क्या, माइक्रोनी। और एक और इसका नाम है कठिया गेहूँ, तो ये भी याद रखना, क्या है, कठिया गेहूँ, ठीक है। इसके गुणसूत्र कितने होते हैं तो इसको बता दें कि 2n बराबर इसका जो होता है 28 होते हैं, मतलब 2n बराबर 28 इसके गुणसूत्र होते हैं। अगर सिंपल सा आपसे पूछा जाता है गेहूं का गुणसूत्र बताइए किसी भी एग्जाम में, तो आप क्या बताएंगे, गुणसूत्र कितने होते हैं, 42 होते हैं, 2n बराबर, ठीक है। 20% एरिया पे कौन करता है, जो ट्रेटिकम ड्यूरम है वो घेर लेता है, बाकी का 80% विश्व की, तो 80% ट्रेटिकम एस्टिवम ही कर लेता है, ठीक। अगर हम इसके कुल की बात करें, फैमिली कौन सी है, तो पोएसी या ग्रेमनी, मतलब वही बात हो गई, पोएसी और ग्रेमनी एक ही सेम है, ठीक है, आप याद रखना। उसके बाद में अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी एशिया, देखिएगा ये इतना जो पार्ट है ये हर फसल का हर एक स्टूडेंट को आना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बेसिक तो चीज़ पता ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो जाती है बेसिक, हर फसल का आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं। आप रटिएगा, कैसे याद करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में अगर हम गेहूं को खाते हैं, गेहूं की मतलब रोटी खाते हैं, या किसी भी तरीके से हम गेहूं को लेते हैं, तो उसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं गेहूं से। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो गेहूं की प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है, ग्लूटेन प्रोटीन होती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपसे कोई पूछ देता है गेहूं के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ग्लूटेन प्रोटीन पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है, तो लगभग 12% पाई जाती है। वैसे जो किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा तो 11.8, लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाएगा कि गेहूं के अंदर प्रोटीन कितनी होती है, 11, 12, 13, 14, तो आप सिंपल सा 12 पे टिक करके आएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो कितना पाया जाता है, 71.2% पाया जाता है। देखो आप लोगों को बता दें कार्बोहाइड्रेट क्यों सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप लोग जब रोटी खाते होंगे, ठीक है, आप रोटी लीजिए, उसके साथ में आप कोई भी सब्जी या कुछ भी मत खाइएगा, सिर्फ रोटी को लीजिएगा, थोड़ी देर तक चबलाते रहिएगा। वही मान लेते हैं कि आप 1 मिनट तक चबलाइएगा, उसके बाद में रोटी देखना ऑटोमेटिक मीठी लगने लगेगी। वो किसके कारण, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा गेहूं के अंदर होती है सबसे ज़्यादा, कितनी होती है, 71.2% पाई जाती है, इसलिए रोटी मीठी लगती है। उसके बाद में अगर हम बात करें बसा की तो 1.5% इसके अंदर बसा भी पाई जाती है। आपको जैसा कि पता होगा अनाजों की फसलों का राजा कौन है, हम लोग को पढ़ते हुए चले आए हैं, तो गेहूँ है, मतलब मजाक कर लिए, ठीक है। अनाजों की फसलों का राजा कौन है, गेहूँ। तो ये 3 पॉइंट जो हैं ये आपको याद रहना चाहिए, महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, गेहूँ है। अब देखिएगा भारत की जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। भारत की जो महत्वपूर्ण फसल वो कौन सी है, गेहूँ है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे आती है सबसे ज़्यादा। अगर भारत में कोई फसल उगाई जाती है तो गेहूँ, उसके बाद में आप धान, ये भी याद रखना, ये सेकंड पोजीशन पे आती है।
ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे अधिक योगदान रहा है गेहूँ की फसल। गेहूँ की जो फसल है वो हरित क्रांति में उसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर पूछा जाता है कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा किस फसल का योगदान रहा है, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा धान, मक्का, ऐसे कुछ भी दे दिया जाए, आपको जैसे ही गेहूँ देखने को मिले तो तुरंत टिक लगाना। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी ने योगदान दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रफल एवं वितरण। देखो, क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे गेहूं की उत्पादकता होती है और उत्पादन होती है, वो कौन सा देश है, कौन सा राज्य है। भारत में भी देखेंगे, विश्व में। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्व में। अगर हम विश्व के स्तर पे बात करें तो विश्व के स्तर में आपको सबसे ज़्यादा पता होगा कि चीन का सबसे पहली पोजीशन पे आता है। सबसे पहली पोजीशन में गेहूं के उत्पादक और उत्पादन में दोनों में कौन आता है? चीन। उसके बाद में हमारा भारत आता है। ठीक है, तो दो ही याद रखना, चीन और भारत। प्रथम पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। उसके बाद में ये चीज़ छोड़ देना, आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी आते ही नहीं, यहाँ से पूछे ही नहीं जाते, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो छोड़ो। उसके बाद में अगर हम भारत में बात करें तो भारत में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा एरिया है, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम गेहूं का उत्पादन ज़्यादा नहीं ले पाते। रीज़न आप जानते हैं कि कहीं पे हमारी जो ज़मीन है वो नीचे में है, कहीं पे ऊंचे में है। ठीक है, कहीं पे जल भराव की समस्या है, कहीं पे पानी की व्यवस्था ही नहीं है, वहाँ पे सिंचाई ही नहीं है, बिल्कुल पानी की व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सारी कंडीशन है, कहीं पे बालू की मात्रा ज़्यादा है, कहीं पे कुछ भी है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभाव के कारण जो उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल होने के बावजूद भी क्या है, यहाँ पे उत्पादन नहीं होता। वहीं पे अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब तो छोटा सा स्टेट है, राज्य है, लेकिन वहाँ पे उत्पादन सबसे ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो दवाएं हैं, ठीक है, केमिकल वगैरह हैं, इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी तरीके से, वहाँ पे जो मशीनरी है, ट्रैक्टर है, हैरो है, कल्टीवेटर हैं, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, ट्यूबवेल्स वगैरह ज़्यादा है। तो उत्पादन में आगे कौन निकल जाता है? पंजाब। तो याद रखना, अगर हम उत्पादन में सबसे पहले की पोजीशन की बात करें तो वो आपका पंजाब आता है। ठीक है, सेकंड पे आपको ये पता ही होना चाहिए, पंजाब। पहले पे पंजाब आएगा। अगर हम वहीं क्षेत्रफल की बात करें तो आपका यूपी आ जाएगा। ठीक, उत्पादकता में भी क्या आएगा? पंजाब। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं यूपी में, हमारे उत्तर प्रदेश में, कि 5 क्विंटल हम प्रति हेक्टेयर काट लेते हैं, प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब इतने ही 1 हेक्टेयर खेत के अंदर, ठीक है, ये 1 हेक्टेयर खेत है, इसी 1 हेक्टेयर खेत के अंदर वो काट लेगा 6 या 7 या हो सकता है 8 तक प्रति हेक्टेयर की दर से कटाई कर ले। तो इस चीज़ को उत्पादकता बोलते हैं। यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की जो उत्पादकता है वो भी कम है। ठीक है, और उत्पादकता में सबसे ज़्यादा कौन सा है? पंजाब है। तो ये भी चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग देखेंगे जलवायु। ठीक है, गेहूं की फसल बुवाई करने के लिए उसकी जलवायु भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गेहूं का जो पौधा होता है वो शीतोष्ण जलवायु का पौधा होता है। शीतोष्ण का मतलब क्या होता है कि बुवाई के समय पे इसको कैसी नम जलवायु की आवश्यकता होता है, ठंडा मौसम की चाहिए आवश्यकता होती है। लेकिन वहीं पे जब ये पकते हैं, इसके अंदर जो बीज होते हैं वो पकने की स्टेज में आते हैं, फ्लावरिंग जब होती है, तब इसको क्या होता है, ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है, ज़्यादा धूप चाहिए होती है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि गेहूँ जो होता है वो शीतोष्ण जलवायु का पौधा होता है, ये याद रखना। अगर हम बोते समय की बात करें कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, तो वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है गेहूं की बुवाई के लिए। लेकिन हम अगर 25 डिग्री सेल्सियस तक अगर तापमान है तब भी हम बुवाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद में हम बात करेंगे, अब जलवायु की बात हो गई, उसके बाद में बात करेंगे प्रजाति। ठीक है, अगर हम प्रजाति की बात करें तो ये जो प्रजातियां हैं ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके अलावा अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, चाहे वो आपका यूपी कैडेट हो, कोई भी एग्जाम हो XYZ, तो उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं। अगर आप याद करना चाहते हैं तो बुक में आपकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ दी हुई हैं, तो आप याद कर सकते हैं। ये जैसे कि हमारी है सोनारा 63 हो गई, सोनारा 64 है, लरमा राजो हो गई। ये डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा भारत में लाई गई थी ये प्रजातियाँ। ठीक है, अब डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग कौन थे, ये क्या है, इनके बारे में आप लोगों को कमेंट करके बताना। और डॉक्टर स्वामीनाथन कौन थे, इनके बारे में भी बताना। देखो, जिन लोगों ने हमारे पहले की वीडियो देखी उन लोगों को पता होगा, आसानी से वो कमेंट करके बता देंगे। लेकिन और लोगों को भी पता होगा, जिनको नहीं पता तो वीडियो देख कर आइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग कौन थे और डॉक्टर स्वामीनाथन कौन थे। सोनारा 64, सोनारा 63, लरमा राजो, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, याद रख लेना। ठीक है, ये कैसी है, भारत में ये प्रत्यक्ष खेती के लिए है, मतलब कि हम इनकी सीधी बुआई कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं दिक्कत करने की ज़रूरत है। आप सीधे जाइए, सोनारा 63 64 के बीज लीजिएगा और बुआई कर दीजिए खेत में, तो डायरेक्ट सोइंग के लिए प्रसिद्ध है।
उसके बाद में क्या है सिंगल जीन वाली, जैसे सिंगल जीन में आपकी सोनालिका हो गई, यूपी 115 हो गई, सुजाता हो गई, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगर हम डबल जीन की बात करें तो कल्याण सोना है, सोनारा 64 है, HD 2009 है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें सभी प्रजातियां महत्वपूर्ण हैं। ट्रिपल जीन की बात करें, हीरा मोती, लाल बहादुर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीरा अलग है, मोती अलग है, तो साथ में हम बोल गए होंगे, ठीक, सही कर लेना। उसके बाद में नमक प्रभावित वाली, अब देखो कुछ खेत क्या होते हैं उनमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है उनकी मिट्टी के अंदर, तो ऐसे खेत के लिए क्या ये वाली जो फसलें ये वाली जो प्रजातियां हैं वो तो उसमें काम नहीं करेंगे, वो अच्छे तरीके से उगेंगी नहीं, अगर उगेंगे भी तो वो उत्पादन नहीं दे पाएंगी अच्छे तरीके से, तो इनके लिए अलग ही प्रजातियां बना लेंगी। तो नमक प्रभावित के लिए आपको याद रखनी है राज 3077 PW65, ठीक है, ये दोनों क्या है महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगर हम सिंचित की बात करें, सिंचित वाली जो वैरायटीज़ हैं वो कौन कौन सी है, आप सिंचित और असिंचित बात समझ लीजिएगा। सिंचित का मतलब ये होता है कि जहाँ पे अब जैसे कि पंजाब और यूपी की बात कर लीजिए, यहाँ पे सिंपल सा यूपी और पंजाब, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा है, उत्पादन में पंजाब आगे है। क्यों आगे है, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है अच्छी तरीके से, यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह हैं, नहर हैं, नाले हैं, तो यहाँ पे सिंचाई अच्छी तरीके से हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है ना, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे नाला नहीं है, नदी नहीं है, नलकूप नहीं है, ट्यूबवेल वगैरह नहीं है, तो सिंचाई कैसे होगी। तो इसलिए इसके पास क्षेत्रफल होने के कारण भी, ठीक है, क्षेत्रफल होने के कारण भी इसकी जो उत्पादन है वो कम आती है, लेकिन पंजाब की ज़्यादा आती है, क्योंकि पंजाब के पास सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं। तो सिंचित का मतलब ये होता है जहाँ पे नलकूप, पानी की व्यवस्था होती है, नल या नदी की व्यवस्था होती है, वहाँ पे फसलों को हम पानी दे पाएँ तो उसको सिंचित बोलते हैं। जहाँ पे हम वर्षा पे आधारित होते रहते हैं, जैसे कि वर्षा के ऊपर हम जब बारिश होगी तभी फसल की उगा पाएंगे, तभी हम उत्पादन ले पाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, असिंचित। ठीक है, उसमें कौन कौन सी आती है, आपकी कंचन हो गई, राज हो गई 3765 है, PW 154 है, HD 2637 है, HD 2428 है, जनक है। उसके बाद में जैसे देर से बुवाई करने वाली, देर से जैसे मान लेते हैं कुछ किसान लोग क्या होते हैं, ठीक है, गन्ने की बुवाई होती है, उसके बाद में वो क्या लोग कर लेते हैं, हो सकता पेड़ी होती है, पेड़ी की कटाई करने के बाद में वो जल्दी से पेड़ी की कटाई कर देते हैं, जैसे ही मिल चालू होता है तो उनकी पर्ची आ जाती है, कैसे भी वो गन्ना कहीं भी बेच देते हैं, ठीक है, कोल्हू वगैरह के ऊपर, और वो खेत खाली हो जाता है, तो उसमें वो लोग क्या कर लेते हैं, गेहूँ की बुआई कर लेते हैं, तो वो देर से कर पाते हैं, क्योंकि एक फसल ले लिए ना, उसके बाद में क्या कर रहे हैं वो लोग, गेहूँ की फसल करेंगे, तो वहाँ पे देर से बुआई करने के लिए क्या किया गया कि वहाँ पे कुछ जो प्रजातियां हैं वो बनाई गई। कौन कौन सी बनाई गई, जैसे कि आप लोगों की है PW 373, राज 3765 हो गई, HD 2688 हो गई, PW 343 है, राज 4083 है, PW 533 है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी याद कर लेना। अब हमको क्या मिल गई, कोई ना कोई हमने अपनी प्रजाति अपनी चूज कर ली कि हमको कौन सी प्रजाति की बुवाई करनी है गेहूं की, सिंपल सी बात है। उसके बाद में अब बात आती है भूमि की। अब भूमि की बुवाई करने के लिए भूमि भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम कौन सी मानी जाती है, वो आपकी दोमट मिट्टी मानी जाती है। तो IMP यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद में अब हमारी मिट्टी हो गई, वैसे कि हम खेती कर सकते हैं, बलुई में भी गेहूं की खेती अच्छी तरीके से हो जाती है, और भी मिट्टी हैं उनमें भी हो जाती है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर अच्छी मानी जाती है तो दोमट मृदा ही मानी जाती है। आपको एग्जाम के तौर पे यही याद करनी है। अब मिट्टी हो गई, उसके बाद में हमको क्या करना, अपना खेत तैयार करना है। खेत की तैयारी करनी हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये हमारा कोई फील्ड है, खेत है। अब इस खेत के अंदर कोई भी खरीफ वाली फसल हमने ली थी, अब इस खरीफ वाली फसल जब हमने ली थी, ठीक है, खरीफ में मान लेते हैं हमने, हो सकता वो धान की फसल ली थी, मतलब धान ही मान लेते हैं। धान की फसल कटने के बाद में खेत हो जाता है खाली, खाली होने के बाद में इस खेत को क्या करेंगे, इसकी जुताई करेंगे मिट्टी पलट हैरों से, ठीक है, मिट्टी पलट हैरों से इसकी पूरी जुताई कर देंगे, ठीक है, जुताई कर देंगे। फिर उसके बाद में कल्टीवेटर से जुताई कर देंगे। कल्टीवेटर की जुताई करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसमें पाटा लगाकर छोड़ देंगे, उसको पाटा लगाकर छोड़ देंगे। पाटा लगाने के बाद में क्या करना है, हमको पलेवा करना है। पलेवा कब करना है, बुवाई से कितने दिन पहले करना, तो 7 से 10 दिन पहले हम लोग क्या कर देंगे, उसको पलेवा कर देंगे। उसके बाद में फिर उसकी तैयारी खेत की कर ली जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हम बुवाई करने से पहले कब हम खेत को पलेवा करते हैं, तो 7 से 10 दिन पहले करते हैं। ठीक, आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मिट्टी पलट
हैरो से क्या कर देंगे, इसकी जुताई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हैरो या कल्टीवेटर, अगर आपके पास बैल चलित हैं तो देसी हल से 2-3 जुताइयाँ करनी चाहिए, आराम से खेत आपका तैयार हो जाएगा। ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में भूमि हमारी तैयार हो गई। ठीक है, भूमि हमारी तैयार हो गई, कौन सी मृदा में बुवाई करनी चाहिए थी वो भी पता चल गया। अब हमको करना है बीज शोधन। अब हमने बीज लिया है, उसका शोधन करेंगे, क्योंकि बीज शोधन इसलिए करेंगे कि हमारा ये खेत था, इसके अंदर इस मिट्टी में हो सकता कवक हो सकता है जीवाणु हो, ठीक है, पैथोजन हो सकते हैं। हालांकि ये पैथोजन में ही सारे सब कुछ आते हैं, कवक जीवाणु वगैरह ये सब क्या होते हैं, पैथोजन में ही आ जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए, अपनी बीज को बचाने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए हमको करना होता है बीज शोधन। अब बीज शोधन करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, रसायन लेने होंगे। कौन से रसायन लेने होंगे, ट्राइकोडर्मा विरिडी की 4 ग्राम मात्रा लेंगे। कितनी लेंगे, ट्राइकोडर्मा विरिडी की 4 ग्राम मात्रा को ले लेंगे। ठीक है, उस या इसकी जगह पे हम लोग ले सकते हैं सियाडोमोनास फ्लोरीसेंस को ले सकते हैं, इसकी मात्रा लेंगे 3 ग्राम। ठीक है, अब इनमें देखो ट्राइकोडर्मा और ये सियाडोमोनास की जगह पे, ठीक है, दोनों में से किसी एक को लेंगे, तो हम तो इसको रिफ़र करेंगे ट्राइकोडर्मा विरिडी को, क्योंकि ये सबसे अच्छा माना जाता है। आप भी इसी को याद रखना, ट्राइकोडर्मा विरिडी को। फिर 1 ग्राम मात्रा लेंगे कार्बेंडाजिम की, जिसको हम लोग मार्केट में वावेस्टीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किग्रा, यहाँ पे किग्रा है तो ये सही कर लेना। किग्रा बीज की दर से मतलब बीज को शोधन कर लेंगे। देखो अब यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम लेंगे ट्राइकोडर्मा विरिडी। विरिडी की मात्रा कितनी लेंगे, 4 ग्राम लेंगे। ठीक है, प्लस ले लेंगे 1 ग्राम कार्बेंडाजिम, जिसको हम लोग वावेस्टीन बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये बहुत कथा हुई लिखी हुई कि आपको समझ में नहीं आएगी। कार्बन जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है इसकी 4 ग्राम मात्रा और कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा को लेकर आप बीज का शोधन कर दीजिए, और जितने भी आपके कवक होंगे और पैथोजन होंगे, जीवाणु होंगे, वो सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप जो बीज लाएंगे वो तो आपका अच्छा होगा, लेकिन आपकी जो मिट्टी के अंदर पहले से जो पैथोजन होंगे उनसे कैसे बचेंगे, तो उसके लिए ही हम लोगों को बीज शोधन करना पड़ता है। अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद में आ जाता है बुवाई की विधियाँ। अगर हम बुवाई की विधियों की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि हम जब बुवाई करने जाते हैं तो वैसे नॉर्मल केस में देखा जाए तो 100 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम गेहूं की बुवाई करते हैं। ठीक है, सिंपल सी सभी लोगों को पता है। अब यहाँ पे देखिएगा बौछारी विधि है, ड्रिबलिंग विधि है, हल्के पीछे पंक्तियों में बुवाई है, सीड ड्रिल से बुवाई है। देखो समझिएगा बौछारी विधि की। बौछारी विधि क्या होती है, आप लोगों ने खूब देखा होगा गांव के अंदर। क्या होता है कि हाथ में लेकर और ऐसे ऐसे छिटकते चले जाते हैं। ठीक है, कोई इसमें कूण वूण नहीं बनाते हैं, ऐसे अजर्रा में छिटकते हुए चले जाते हैं, उसको ही बौछारी विधि बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो बीज दर होती है वो पूछ ली जाती है कि बौछारी विधि में बीज दर कितनी प्रयोग में ली जाती है। 125 kg ली जाती है प्रति हेक्टेयर। क्यों ली जाती है, क्योंकि बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जो मिट्टी की सतह के ऊपर रह जाते हैं, वो मिट्टी के अंदर नहीं हो जाते हैं। वैसे नॉर्मल अगर हम लोग गहराई की बात करें, ठीक है, गहराई की बात करें कि अगर बीज की गहराई है गेहूं की, तो कितनी गहराई पे बीज को डालना चाहिए, तो 4 से 5 सेंटीमीटर पे डालना चाहिए अंदर मिट्टी के, तभी वो उग पाएंगे। अब देखिएगा, अब आप बौछारी कर रहे हैं तो बहुत सारे सीड क्या होंगे, वो ऊपर ही मिट्टी के रह जाएंगे, तो वो नहीं उग पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे बीज दर बढ़ जाती है। और ये भी गहराई भी याद रखना, 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में हम बीज का प्रयोग करते हैं गेहूँ की बुआई करने के लिए। अब ड्रिबलिंग एक एक करके पढ़ लेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले हल्के पीछे पंक्तियों में बुआई, इसको पढ़ेंगे, अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ये वाला इमेज में दिखा के, तो सबसे पहले जो हल्के पीछे बुआई की जाती है उसमें 2 मेथड हैं आपकी, 2 विधि, एक तो है कैरा विधि, दूसरी है पोरा विधि। अब इनको हम लोग एक इमेज के द्वारा समझेंगे। पहले यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। कैरा विधि जो होती है वो हल्के पीछे हाथ से बीज बोया जाता है, वहीं पे पोरा क्या होता है, देसी हल्के पीछे नाई बांधकर बुवाई की जाती है। ये चीज़ आप लोगों ने गांव में बहुत अच्छी तरीके से देखी होगी, नहीं देखी तो अब देखो, देखिएगा, ये है कैरा विधि और पोरा विधि, दोनों को हम लोगों को देखना है। अब देखिएगा, अब ये कि यहाँ पे 2 किसान हैं, ये किसान है और दूसरा ये किसान है। कलर चेंज कर लें तो आपको दिखेगा, हाँ चलो ठीक है, दिख रहा होगा। ये किसान क्या कर रहा है, ये बैलों के द्वारा कूण बनाता हुआ जा रहा है, ये देखिएगा कूण। दूसरा वही किसान क्या कर रहा है, यहाँ पे सीड को डाल रहा है, यहाँ पे बुवाई कर रहा है।
गेहूं के बीज की, तो इसी को क्या बोलेंगे, कैरा विधि। अब देखिएगा, अब यही किसान है, एक ही किसान हो, ठीक है, मान लेते हैं यही किसान है, ये कोण बना रहा है, ये देसी हल लगा हुआ पीछे ना इसके। अब इस देसी हल में ही क्या है, ये जो नाई है, आप लोगों को ये नाई दिख रही होगी, इस नाई को यहाँ पे लगा देते हैं और इसी के अंदर सीड डाला जाता है। तो ये सीड क्या होता है, ये सही जगह पे, जैसे 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में हम बीज बोते हैं, तो 4 से 5 सेंटीमीटर की अनुमान लगा के गहराई किसान बनाता चला जाएगा। तो ये जो बीज होगा वो सही एकदम सटीक जगह पे गिरेगा जाके। और ऐसे जो कैरा विधि में होता है वो सटीक जगह पे नहीं गिरता, लेकिन ठीक है, पोरा विधि सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे जितनी हमको गहराई में बीज डालना होता है उतनी बीज गहराई में डाल लेते हैं अच्छी तरीके से। तो इमेज के द्वारा आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें नाई लगी होती है उसको हम लोग पोरा विधि बोलते हैं, जिसमें नाई नहीं लगी होती है उसको हम लोग कैरा विधि बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सीड ड्रिल द्वारा बुआई करना। अब सीड ड्रिल के द्वारा बुआई कैसे की जाती है, आप लोगों ने देखा होगा 2 प्रकार की सीड ड्रिल होती हैं। एक तो सीड ड्रिल होती है जो बीज की ही सिर्फ बुआई करती हैं, दूसरी सीड ड्रिल होती हैं वो जो बीज के साथ साथ में उर्वरक की बुआई भी करती चलती हैं। जैसे ये हमारी सीड ड्रिल है, इसके अंदर जो ये लगी हुई है, ऐसे ही इसमें क्या है, गेहूं के बीज भरे होंगे और ये क्या होंगे, धीरे धीरे यहाँ कोड में अपने गिरते हुए चले जाएंगे। 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई होती आराम से चली जाएगी। और इसी में क्या होता है, एक और लगा लेते हैं, एक लगी होती है अलग से आती है जो सीड ड्रिल, उसमें उर्वरक वाली एक पेटी लगी होती है। तो वो जो होती है गेहूं और प्लस जो गेहूं के बीज होंगे और प्लस उर्वरक होंगे, दोनों एक साथ में गिरते हुए कोण में चले जाएंगे सही जगह पे एकदम सटीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीड ड्रिल द्वारा बुआई करना। बैलों द्वारा जो चलित मशीन में एक बार में 3 कोण व ट्रैक्टर से 9 बनते हैं। अब जैसे ये ट्रैक्टर चलित है तो इसमें एक बार में कोण कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। अगर यही बैल चलित होती तो इसमें कोण कितने बन जाते, 3 कोण बन। फिलहाल ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो मैंने बढ़ा के लिखी हुई हैं। क्यों बढ़ा के लिखी हुई हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा। अब हम लोग बात करेंगे डिवलर द्वारा। पहले सबसे पहले डिवलर देख लो, उसके बाद में बताते हैं उधर क्या है। अगर हम डिवलर की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे ये खूंटियाँ दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने कोई गिनती पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे नहीं बताई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो डिवलर होता है उसमें खूंटियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बता दें 27 खूंटियाँ एक डिवलर में लगी हुई होती हैं। जैसे 9 इसमें है तो ये 3 रो में होती हैं, एक रो ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये, तो कितनी हो जाएंगी, टोटल 27 हो जाएंगी। तो डिवलर में खूंटियों की संख्या कितनी होती है, 27 होती हैं। और इसमें क्या होते हैं, देखिएगा ये डिवलर है, इसकी मत गिन लेना, ये ऐसे ही बना हुआ है कि इमेज मैंने लगा दी है, ठीक है। इसमें गड्ढा बना दिया जाता है और इसमें सीड डाल दिया जाता है जैसे। लेकिन डिवलर का हम प्रयोग ज़्यादा बड़े क्षेत्र में नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे हम प्रजातियाँ बनाई जाती हैं, जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए, ठीक है। एकड़ ज़मीन हो गई, 2-4 हेक्टेयर ज़मीन पड़ी हुई है, अब उसमें आप गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो डिवलर से आपका बहुत खर्चा आ जाएगा, अब बुआई ही नहीं कर पाएंगे, तब तक उसी में मृदा की नमी सूख जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, किसका, डिवलर का। अब क्या चीज़ इसमें थी वो हम लोग पीछे देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ क्या था। तो मैंने क्या बताया कि इसमें खूंटियों की संख्या कितनी होती है, 27, याद रखना, महत्वपूर्ण है। यूपी ग्रेड में क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ चुका है। लोहे या लकड़ी के फ्रेम में 7.5 सेंटीमीटर लंबी खूंटियाँ होती हैं, इनकी लंबाइयों की संख्या होती है। लेकिन हम वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ गेहूं के लिए हो सकता, मूंगफली का बीज हो गया या मक्का का बीज हो गया, किसी का भी बीज हम बुआई कर सकते हैं, ठीक है। तो गेहूं के लिए तो 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पे हम बुआई करते हैं, लेकिन मक्का या उनकी बुआई अलग होती है, तो उनकी जब आएगी तब बताएंगे। लेकिन टोटल अगर लंबाई की बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर खूंटियों की होती है। जब किसी नई किस्म का बीज थोड़ी मात्रा में उपलब्ध हो और उस बीज के आगे के लिए बढ़ाना हो तो इस विधि का अपनाना उचित रहता है, ठीक है। वही बात हो गई कि थोड़ा सा बीज है उसको ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना है तो हम किसका बात करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, डिवलर का प्रयोग करेंगे। पौध अंतरण की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा, जो पौध अंतरण होते हैं वो पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होती है, 20 से 22 सेंटीमीटर होती है। ये किसकी बात चल रही है, यहाँ पे डिवलर की बात चल रही है, ठीक है। आप गेहूं की बुआई की बात मत समझ जाना, उसकी जब समय आएगा तब मैं बता दूंगा। समय पर बुआई करने पर 20 से 22 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग करते हैं। फिर 15 से 18 सेंटीमीटर पछेती में किया जाता है, क्योंकि पछेती में जो
कम इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो पौधों की संख्या होती है वो ज़्यादा बढ़ानी होती है, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा लेना होता है इसलिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये किस पे निर्भर करेगा? मृदा पे, आपकी मिट्टी किस प्रकार की है, ठीक है, उसमें नमी की मात्रा कैसी है, इन सारी चीज़ों पे आप कौन सा उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, आपकी मृदा के अंदर उर्वरकता है या नहीं है, आप क्या प्रयोग कर रहे हैं, गेहूँ की किस्म के ऊपर निर्भर करता है, मृदा में नमी हमने बता ही दिया। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारक हैं, इनके ऊपर निर्भर करता है। वो चाहे कोई भी किस्म हो, सभी इसी पे निर्भर करती हैं। आपके खेत के अंदर अगर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, मृदा उर्वरकता, गेहूं की किस्म, मृदा में नमी, तो आप कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले पाएंगे? तो इन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। बोने की गहराई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, जो कि मैंने बता ही रखा है। तो आशा करता हूँ चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने लास्ट में फिर मैं बता दे रहा हूँ, मैंने पूछा था डॉक्टर नरमल ई बोरलाग कौन थे, ठीक है। ये कौन कौन सी वैरायटी लाए थे? जैसे नरमा 63 हो गई, नरमा 64 हो गए, सोनारा राजू हो गई, ये भारत में लाए थी, जो डायरेक्ट कल्टीवेशन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।